अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज हमारा लेक्चर 2 है जो कि हम स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट 1 के पेज नंबर 9 से। तो पेज नंबर 9 है हमारे पास, जिसके ऊपर हैं एक्सपेंशन कार्ड्स। एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं? एक्सपेंशन कार्ड्स वो कार्ड्स होते हैं जो किसी भी स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस उनको कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इन सारी डिवाइसेस की जो कैपेबिलिटी होती है उसको इन्हेंस कर रहे होते हैं। नीचे इनकी टाइप्स दी हुई हैं कि किस किस तरह के होते हैं। साउंड कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड होता है, तीसरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है और चौथा है मोडेम। तो सबसे पहले साउंड कार्ड क्या होता है? साउंड कार्ड बेसिकली क्या करता है कि आपके कंप्यूटर को इनेबल करता है कि साउंड को डिजिटल फॉर्म में रिसीव करे और फिर इसको स्पीकर्स के थ्रू रीप्रोड्यूस कर दे। ठीक है, स्पीकर के ऊपर जो हमें आवाज़, जो वॉइस, हमें जो साउंड वापस मिल रहा होता है, हम इसको आउटपुट के तौर पे सुन रहे होते हैं, तो वो बेसिकली जो है वो साउंड कार्ड की वजह से हो रहा होता है। उसके बाद है ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड में क्या होता है कि ये हमारे कंप्यूटर को इनेबल करता है, उसके मॉनिटर को इनेबल करता है कि उस पर इमेजेस जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकें, हमें शो हो सकें। उसके बाद जो तीसरा है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या करता है कि ये दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए इनेबल करता है कि एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ किस तरह से कनेक्शन हो, वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। और चौथी चीज़ है मोडेम। तो मोडेम क्या करता है कि डिजिटल डाटा को जो है वो ट्रांसमिट करता है टेलीफोन लाइंस पे। तो वो टेलीफोन लाइंस पे डिजिटल डाटा ट्रांसमिट होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक वो ट्रैवल करता है इस तरह से। तो ये चार होते हैं हमारे पास कार्ड्स, एक्सपेंशन कार्ड्स, और इनके ये पर्पसेस होते हैं। इसके साथ ही जहाँ पे हमने इन सारे कार्ड्स की बात की, जब साउंड कार्ड की हमने बात की है, तो पिक्चर में हमें ये बताया जा रहा है कि जो स्पीकर्स हैं वो कहाँ पे अटैच होते हैं। उसके बाद मॉनिटर का बताया गया है, नेटवर्क केबल के बारे में बताया गया और मोडेम के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हमें ये भी बताया गया साथ साथ कि ये चीज़ें कहाँ पे अटैच होती हैं हमारे कंप्यूटर में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक्सपेंशन कार्ड्स तो हमने देख ली। उसके बाद है एक्सपेंशन स्लॉट्स। क्या होती हैं? स्लॉट बेसिकली वो सॉकेट होती है जहाँ पे हमारे जो कार्ड्स हैं वो अटैच हुए होते हैं। तो ये तीन तरह की होती है हमारे पास। सबसे पहली जो स्लॉट होती है वो है ISA यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। उसके बाद है हमारे पास PCI यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। और तीसरी जो हमारे पास है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी स्पीड होती है, वो है AGP यानी एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ये तीन तरह की होती हैं और ये स्पीड के लिहाज से आपके पास सबसे कम से फिर ज़्यादा की तरफ है कि सबसे जो कम जिसकी स्पीड होती है वो ISA है। और मॉडर्न कंप्यूटर्स में ये हमें जो है वो नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मिलती है। उसके बाद है PCI जो है वो फास्टर होती है। और ये क्या है कि हमारे पास साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और मोडेम, इन चारों के लिए होती है। और सबसे जो ज़्यादा स्पीड वाली स्लॉट होती है वो 3D जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनके लिए होती है और उसका नाम है AGP। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होती है? कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जो मोस्ट रिसेंट या मोस्ट एडवांस डेवलपमेंट हो रही होती है उसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब जो रिसेंट डेवलपमेंट है, कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, कोई नई डिवाइस बन रही है, कुछ नई चीज़ इन्वेंट हो रही है, तो उसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोलेंगे। जैसे कि बार कोड रीडर है। बार कोड रीडर जो है वो क्या है, पहले तो बार कोड हमें पता होना चाहिए कि क्या है, फिर उसके बाद बार कोड रीडर। बार कोड बेसिकली डार्क एंड लाइट कुछ लाइंस होती हैं, इनकी डिफरेंट विड्थ होती है और किसी प्रोडक्ट पे होती हैं ये। तो बार कोड रीडर क्या होता है, इन लाइंस को ट्रांसलेट करता है और फिर उस जो है इसमें मौजूद जो चीज़ें, मतलब इन लाइंस में कुछ मेंशन होता है, कुछ हिडन होता है, कुछ इन कोड होता है। तो वो क्या चीज़ होती है? मैन्युफैक्चरर्स कोड हो सकता है, वो कंट्री का कोड हो सकता है, वो प्रोडक्ट का नेम हो सकता है, उसकी प्राइस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इन लाइंस में, नंबर्स में होती हैं जो इन लाइंस के नीचे मौजूद है। तो जो बार कोड रीडर होता है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और इन लाइंस को वो ट्रांसलेट कर सकता है। तो जब ये किसी बड़ी बड़ी आपके पास सुपरमार्केट हो गए या बड़ी फार्मेसी वगैरह, वहाँ पे ये जो बार कोड रीडर है वो आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आता है। तो उससे क्या होता है कि आप इसको सिर्फ स्कैन करें इस कोड को, तो वो बार कोड रीडर जो होता है वो इसको ख़ुद ही ट्रांसलेट कर देता है और आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ की है, इसका क्या कोड है, इसकी क्या प्राइस है, इसका क्या नेम है, और भी बहुत सी चीज़ें जो भी मेंशन होती हैं इस कोड में, वह सारी आपको पता चल जाती हैं। उसके बाद कटिंग एज टेक्नोलॉजी की आगे मज़ीद डिवाइस बताई गई है, वो ये है फिंगरप्रिंट रीडर। फिंगरप्रिंट क्या होता है कि आपकी फिंगर का या आपके थंब का जो इम्प्रेशन होता है उसको फिंगरप्रिंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो ट्रांसलेट कर रही होती है जो डिवाइस, उसको फिंगरप्रिंट रीडर बोलते हैं।
अब आपका फ़िंगरप्रिंट जो पहले से स्टोर्ड होता है उस डिवाइस के अंदर, आप जैसे कि मोबाइल की मिसाल ले लें कि आप एक दफ़ा एंटर करते हैं अपने फ़िंगरप्रिंट को, उसके बाद लॉक तो आपका लग जाता है। उसके बाद जब दोबारा फ़िंगरप्रिंट जो है हम लगाते हैं, अपनी कोई भी फ़िंगर टच करते हैं, अगर हम कोई दूसरी फ़िंगर टच करते हैं या कोई और बंदा हमारी जगह फ़िंगर अपनी लगाए, तो वो कोड ओपन नहीं होता, क्योंकि जो फ़िंगरप्रिंट रीडर होता है वो जो पहले से मौजूद इम्प्रेशन होता है उसके साथ इस वाले इम्प्रेशन जो अभी हम एंटर कर रहे होते हैं उसको मैच करता है। अगर तो वो मैच हो जाए तब तो हमारा जो भी डिवाइस है, अगर मोबाइल की बात करें तो वो अनलॉक हो जाता है, वरना नहीं होता। और जो फिंगरप्रिंट रीडर है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, आपके मोबाइल या कंप्यूटर में लॉगिन होने के लिए, आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स में, मतलब कभी कभी डोर्स होते हैं कुछ ऐसे, जैसे नीचे पिक्चर में भी आपको एग्जांपल दी हुई है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि क्रिमिनल से बचने के लिए या वैसे भी अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए क्या करते हैं कि आप कोड लगा देते हैं, तो फिर वहाँ पे सिर्फ वही बंदा एंटर हो सकता है जो जिसको परमिशन हो, जिसको अलाउ किया गया वहाँ पे जाना, जो ऑथेंटिकेट पर्सन हो। उसके बाद ये भी जो है वो अटेंडर्स के लिए भी यूज़ होता है कि एक बंदा किसी और की जगह पे जाके जो है वो कोई भी काम ना कर सके या किसी की प्रॉक्सी जो है वो ना लगा सके। तो एक इंसान अपना जब फिंगरप्रिंट उस पर रखेगा, अपनी फिंगर रखेगा, तो ही जो है वो वहाँ पे एंटर हो सकेगा और उसकी जो अटेंडेंस है वो मार्क होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रोबोट। रोबोट भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी की एक एग्ज़ाम्पल है। रोबोट क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनको सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ प्रोग्राम किया गया होता है कि जिस मकसद के लिए इनको बनाया गया होता है, ये वही मकसद जो है वो, वही चीज़, वही एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। रोबोट्स को मैकेनिकल एजेंट भी बोलते हैं हम, और ये क्या करता है कि एक काम को एफिशिएंटली और एक्यूरेटली परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। और इसमें क्या होता है कि रोबोट जो है वो बोर भी नहीं होता। अगर इंसान को वही काम सुबह से शाम तक करना पड़े, मतलब कॉन्टीन्यूसली, तो वो बोर भी हो जाएगा, थक भी जाएगा, और उससे काम वो इतना परफेक्टली नहीं परफॉर्म हो सकेगा जैसे कि रोबोट्स करते हैं। तो रोबोट्स को बनाने मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिस काम के लिए उनको बनाया जाता है वो वही एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जैसे डिश वॉशर रोबोट है, सर्जरी में यूज़ होते हैं रोबोट्स, किसी ऐसी कंपनी में, ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स नहीं काम कर सकते, मतलब डेंजरस होता है उनके लिए, तो वहाँ पे रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं आजकल। तो इन शॉर्ट ये कि घरों में, हॉस्पिटल्स में, फैक्ट्रीज़ में, मतलब किसी जगह भी रोबोट्स जो है वो आजकल किसी भी जगह यूज़ हो रहे हैं और हर तरह के कामों के लिए उनको बनाया गया है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे रीडिंग इसकी हम 2 लेक्चर्स में कवर कर ली है। क्लास में भी हम कर चुके थे बड़ी ज़्यादा डिटेल में। यहाँ पे मेरे ख़्याल में थोड़ी सी कम ही मैं डिटेल में गई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये क्लास में भी किया हुआ था। चलें, आपकी रिवीजन हो गई है, तो ट्रांसलेशन यहाँ पे इसकी रीडिंग ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसके डिफ़ाइन डिफरेंशिएट देख लेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। तो फिर उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीट हो जाएगा। होपफुली आपने इस चैप्टर को PDF फाइल के थ्रू अपनी नोटबुक्स में तो जो है वो कॉपी कर लिया होगा। तो इस तरह आपको समझाने से, इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए अब आपको उसको याद करने में भी जो है वो आसानी हो जाएगी और आप उसको अच्छे से याद भी कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका जो है वो सब्जेक्टिव भी देख लेंगे, तो फिर आपका चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।